हाँ बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग? ने द फ्रेंच रेवोल्यूशन के लास्ट पार्ट पे आ ही गए ना, मतलब आज। और लास्ट पार्ट क्या है अपना? द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब कि है ना, गुलाम वाली चीज़ों को हटा देना। स्लेवरी यानी अब गुलाम किसी को भी नहीं रखेंगे। अबोलिशन यानी ख़त्म होना, गुलामगिरी ख़त्म हो गई। तो देखते हैं भाई क्या लिखा है इनमें। द स्लेव ट्रेड स्टार्टेड इन द 17th सेंचुरी। वैसे गुलामों का धंधा कब से शुरू हुआ था? 17th सेंचुरी से। फ्रेंच मर्चेंट सेल टू द अफ्रीकन कोस्ट। जो फ्रेंच मर्चेंट्स यानी फ्रेंच यानी फ्रांस के बिजनेसमैन थे, वो अफ्रीकन कोस्ट यानी अफ्रीकन के तट पर जाते थे, किनारे पर। वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टन। तो वहाँ पे वो किससे खरीदते थे स्लेव यानी गुलाम? लोकल चीफ्टन यानी समुद्री डाकू से खरीदते थे। कौन? फ्रेंच मर्चेंट किससे खरीदते थे? लोकल चीफ्टन से। और कहाँ जाते थे खरीदने? अफ्रीकन कोस्ट। और वहाँ से गुलाम को खरीद कर लाते थे। स्लेव्स वर ब्रांडेड। वाह, स्लेव्स वर ब्रांडेड मतलब स्लेव्स की बॉडी पर मार्क लगाया जाता था, ठप्पा लगाया जाता था। शेकल्ड, उन्हें बांध दिया जाता था। एंड पैक टाइटली इनटू शिप्स, और उन्हें शिप में बिल्कुल बांध के रख दिया जाता था, पैक कर दिया जाता था। फॉर द 3 मंथ लॉन्ग वॉयज, और 3 महीने की समुद्री यात्रा कराते थे। कहाँ से जाते हुए? अक्रॉस द अटलांटिक से जाते हुए। एंड सोल्ड टू द प्लांटेशन ऑनर इन अमेरिका। और अटलांटिक से जाते जाते 3 महीने में मतलब पूरा अटलांटिक घूमते थे, या पूरा नदी का हिस्सा घूमते थे। और कहाँ पे बेच दिया करते थे उन स्लेव्स को? प्लांटेशन ऑनर्स इन अमेरिका, मतलब जो अमेरिका में खेती वाले लोग थे, प्लांटेशन करने वाले, उन्हें बेच देते थे। सो दिस वॉज नोन एज ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बन चुका था बच्चे। यूरोप से शुरू होता था, अफ्रीका जाता था, अफ्रीका से फिर अमेरिका जाता था। तो भाई साहब मतलब है ना, स्लेव्स को क्या समझ, मतलब स्लेव्स यार इंसान थे, तुमने तो उनको जानवरों से भी बदतर पाल रखा है। मैं तो जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं करता, पर क्या करें यार, नालायक लोग थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी में लोग तो बुराई करते थे स्लेवरी की। क्रिटिसिज्म यानी बुराई करते थे कि यार स्लेवरी खराब है, स्लेवरी बंद करो। The National Assembly held long debate about whether the rights of men should be extended to all French subjects including those in the colonies. तो नेशनल असेंबली, मतलब अपन को पता है ना कहाँ से बनी थी। उन्होंने बड़ी बड़ी डिबेट्स की, बड़े बड़े डिस्कशन किए कि ये जो इंसानों के अधिकार हैं वो पूरे फ्रांस को मिलने चाहिए, और उनको भी मिलने चाहिए जो हमारी कॉलोनीज़ में रहते हैं। मतलब फ्रांस की कॉलोनीज़ में, मतलब फ्रांस ने भी कहीं कब्जा कर रखा होगा। तो फ्रांस ने जहाँ कब्जा कर रखा था उन्हें कहते हैं कॉलोनीज़। और कॉलोनीज़ में जो इंसान रहते थे, तो क्या उन्हें भी वो हक मिलना चाहिए? हाँ भाई, मिलना चाहिए ना। आदमी तो आदमी है, वो भली कहीं भी रहे, तुम्हारी कॉलोनीज में ही क्यों ना रहे। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। पर नहीं, साली चुप थी। इसने कोई भी कानून पास नहीं किया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम स्लेव ट्रेडर, क्योंकि उसकी फट रही थी स्लेव ट्रेडर से। हु पेड ह्यूज टैक्स टू द फ्रेंच गवर्नमेंट, क्योंकि जो स्लेव ट्रेडर्स होते थे, बड़े बड़े धंधे वाले लोग, ये टैक्स दिया करते थे फ्रेंच गवर्नमेंट को। तो फ्रेंच गवर्नमेंट क्यों मानेगी किसी की बात? वो तो कहेगी स्लेवरी चलने दो, हमें पैसा आने दो। One of the most revolutionary social reforms of Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. लेकिन जैकोबिन क्लब का समय याद है? जैकोबिन regime यानी जैकोबिन का समय। उस समय स्लेवरी हट चुकी थी। ये बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे कहेंगे रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म। एक बहुत बड़ा बदलाव फ्रेंच कॉलोनीज में, जहाँ पे तुमने ना पूरे मतलब कोई गुलाम नहीं रहेगा। ये बात अच्छी करी थी जैकोबिन के टाइम पे। रॉबस्पियर passed a convention according to which in 1794 all slaves were freed in the French colonies. वाह यार, रॉबस्पियर तो गर्दन काटता था। इसने भी एक अच्छा कानून या एग्रीमेंट पास कर दिया कि जिससे 1794 में सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया जाएगा फ्रेंच कॉलोनीज़ में। ये तो अच्छी बात है। मतलब दो लोगों ने मर्दानगी वाला काम किया था, बाकी तो साले मैं क्या बोलूँ। 10 year later, Napoleon reintroduced slavery to please the plantation owner who considered enslaving African blacks as their right. 10 साल बाद एक नेपोलियन नाम का युवा आया जिसने स्लेवरी को वापस ले आया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि प्लांटेशन ऑनर मतलब प्लांटेशन ऑनर्स को खुश करने के लिए नेपोलियन स्लेवरी वापस ले आया। और जो प्लांटेशन ऑनर थे, उन कुत्तों की सोच क्या थी कि अफ्रीकन ब्लैक्स को गुलाम बना के रखना, यानी इन स्लेव बना के रखना हमारा राइट है। तो कुल मिला के नेपोलियन क्यों लाया स्लेवरी? किसको खुश करने के लिए? किसकी तमन्नाओं को खुश करने के लिए? प्लांटेशन ऑनर्स की। और प्लांटेशन ऑनर कौन थे? दिमाग से खराब लोग थे, जिनको लगता था कि अफ्रीकन ब्लैक्स को मजदूर मतलब गुलाम बना के रखना हमारा हक है। फाइनली स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। पर अंत वाला तो सब वाला, स्लेवरी खत्म हो चुकी थी, एबोलिश हो चुकी थी फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में। यूज ऑफ रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लाई, ऐसी सी शुरुआत करी जिससे ऐसे लॉ पास होंगे जिससे अपने देश में क्या आइडियल चलेंगे। मतलब अपने फ्रेंच में लिबर्टी यानी आज़ादी के, इक्वलिटी यानी समानता के, और फ्रेटर्निटी यानी जो दोस्तों वाली भावना के। और ये रोज होगा ऐसा, इन टू एवरीडे प्रैक्टिस। इन 1789 द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट अबॉलिश सेंसरशिप एंड इंट्रोड्यूस प्रेस फ्रीडम। क्या बात है!
1789 में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप हटा दी और प्रेस फ्रीडम भी ला दी। बेटा सेंसरशिप हटाने का मतलब क्या है? पहले तुम्हें कुछ भी करने के लिए राजा या राजा के लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी, इसे कहते हैं सेंसरशिप। और प्रेस फ्रीडम भी आ गई थी। प्रेस यानी मीडिया जो भौंकना चाहे भौंक सकता था, अब उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, यानी सेंसरशिप भी हट गई और प्रेस को फ्रीडम भी मिल गई। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट। अब जब आदमी को अधिकार मिले, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो इससे क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार भी मिला, एक्सप्रेस करने का भी अधिकार मिला, जो हमारा नेचुरल राइट बन चुका था। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स एंड पिक्चर वर प्रिंटेड इन द टाउन्स ऑफ फ्रांस एंड दे ट्रेवल टू द विलेजेस। न्यूज़पेपर छपते थे, पैम्फलेट छपते थे, बुक छपती थी, पिक्चर छपती थी, फ्रांस के टाउन्स में और विलेजेस तक जाती थी। द रेवोल्यूशन ब्रॉट चेंजेस इन ड्रेस दे वियर, फूड दे ईट एंड लैंग्वेज दे स्पीक। इस भाई रेवोल्यूशन यानी इस जो चेंज की वजह से लोगों के पहनने में और लोगों के खाने में, लोगों के बात करने में बदलाव आ चुका था, मतलब कुछ फ्रांस झांकी बन चुका था। राइज ऑफ नेपोलियन, अब नेपोलियन का आना बाकी रह गया था। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ यानी अपने आप को राजा बना दिया फ्रांस का। ही कनक्योर्ड मैनी नेबरिंग कंट्रीज एंड प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली ऑन द क्राउन। नेपोलियन वॉज सीन एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने बहुत सारी कंट्रीज को कनक्योर कर लिया, जीत लिया, एंड प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और अपने फैमिली के लोगों को क्राउन यानी राजा बनाने की सीट पर रख दिया। खुद भी राजा था और बड़े बड़े लेवल पर अपनी फैमिली के लोगों को रख दिया। नेपोलियन वॉज सीन एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। मॉडर्नाइजर मतलब नेपोलियन को लोग ऐसे देखते थे जैसे यूरोप को मॉडर्न करेगा ये, मतलब ऐसा मोदी जी की तरह देखने लग गए थे इसको। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो नए नए मस्त कानून लाए, झांकी कानून। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारी जमीन है तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्शन है उसका। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। अब हर जगह वेट्स और मेजर इक्वल होंगे और उसमें डेसिमल का भी फर्क नहीं होगा। कुल मिला के अगर मेरा इंडिया में वेट 62 किलो है तो इंडिया के बाहर भी 62 किलो होगा, मशीनें अलग अलग नहीं होंगी। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिस्टम यानी बराबरी का सिस्टम। यूनिफॉर्म जैसे जो तुम स्कूल में भी पहनते हो ना, इक्वल देखते हो, तो इसी तरह अगर दो लोगों का वेट इक्वल है तो ये इक्वल ही बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरा वेट यहाँ पे 50 किलो बता रहे हैं, बाहर 100 किलो, नहीं, यहाँ 50 किलो तो बाहर भी 50 किलो। इनिशियली मैनी सो नेपोलियन एज लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। पहले तो लोग नेपोलियन को ऐसे देखते थे जैसे कि फ्रीडम लाएगा, लिबरेटर यानी हमें आज़ादी दिलाएगा, और लिबरेटर ऐसे मतलब हमें आज़ादी दिलाएगा। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवन एज एन इन्वेडिंग फोर्स। पर जो नेपोलियन की आर्मी थी ना, वो हर जगह ताका झांकी करती रहती थी, तो लोगों को पसंद नहीं आता था। मतलब यार ऐसे क्या तुम हर जगह पुलिस को तैनात रख रहे हो यार, कोई मतलब अपने मिलने ही नहीं जा पाए लोग बागों से। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। पर फाइनली उसे वाटरलू के बैटल में हरा दिया गया, 1815 में उसे हरा दिया गया। लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या सीखा? हमने सीखा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड द डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज़ादी यानी लिबर्टी सीखी, इक्वलिटी यानी बराबरी सीखी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा सीखा, डेमोक्रेटिक राइट यानी हक देना सीखा, और यही चीज़ हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में से मिली है। लेगेसी क्या होता है? क्या चीज़ हमारे पास उस चीज़ से आई है। लेगेसी मतलब जैसे तुम्हारे पिताजी के संस्कार तुम में, तो ये कहते हैं लेगेसी। या तुम्हारे पिताजी ने कोई तुम्हें चेन दी है तो उनके पिताजी ने उन्हें दी थी, फिर उनके पिताजी ने उन्हें दी थी, तो जो हमारे हाथ में है वो लेगेसी है। तो कुल मिला के तुम्हें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला वो लेगेसी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से तुम्हें चार चीज़ें मिली: लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेटिक राइट। दीज आइडिया स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और ये फ्रांस से पूरे यूरोप में फैलने लग गया आइडिया पूरे 19th सेंचुरी में। वे फ्यूडल सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की वर अपोज बाय द पीपल। अब यहाँ पे वहाँ पे फैले आइडिया जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ थे लोग, एरिस्टोक्रेसी यानी पावरफुल लोगों के खिलाफ थे, मोनार्की यानी राजा के खिलाफ थे। तो अच्छा हो गया ना भाई कि राजा को हटा दिया गया हर जगह से। इवन दीज डेज स्प्रेड टू इंडिया एंड यूज फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। और तो और ये इंडिया में भी फैला ये आइडिया, और अपन ने स्ट्रगल में भी यूज़ किया इंडिपेंडेंट का। मतलब अपन के जब अपन आज़ाद हुए थे तो कहीं ना कहीं अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर्ड थे। तो भाई लोग ये था चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय।